भारतीय संविधान की भूमिका और कानूनों की आवश्यकता नामक चैप्टर पहले ही एक वीडियो हम बनाकर आपको भेज चुके हैं, आप उसे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब संविधान की भूमिका का यह दूसरा वीडियो है। इसे मन योग से आप सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। इसके विषय में हम बता रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी बताए हैं कि संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान क्या है, किसको कहेंगे संविधान। देखिए, संविधान एक बार पुनः आप सुन लीजिए, संविधान क्या है, किसको कहते हैं। तो संविधान जो है सभी नियम, कानून, मौलिक सिद्धांत का एक संग्रह है। इसी संविधान के अनुसार किसी देश की भी शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसी को हम संविधान कहते हैं। देखिए, संविधान की आवश्यकता इसीलिए है, किसी देश को चलाना हो, किसी देश को व्यवस्थित करना हो, उसके लिए संविधान की आवश्यकता है। उसी प्रकार से भारत का संविधान है। भारत के संविधान में भी हम पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जिस संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं और जो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। भारत के संविधान इतना बड़ा दुनिया का कोई भी संविधान नहीं है। आज हम आपको बताएंगे संविधान की उद्देशिका, संविधान का उद्देश्य क्या है। देखिए, आप सबसे पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना को आप पढ़े होइएगा। संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसके प्रस्तावना में क्या कहा गया है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है, जो उसका उद्देशिका भी है, भारत के संविधान का प्रस्तावना ही उसका उद्देशिका है। इसमें क्या कहा गया है, कहा गया है कि भारत जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, समाजवादी राज्य है, धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष कहिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है और भारतीय गणराज्य के जितने भी मूलभूत आदर्श हैं उसकी व्याख्या जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किया गया है। आप इसे पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, इसे जानेंगे। आपको एक और बात जानना चाहिए कि भारत का संविधान बना कब। भारत का संविधान समिति जो थी 26 नवंबर 1949 को बना करके तैयार कर दी। इसको संविधान सभा को सुपुर्द कर दिया गया। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया, लेकिन यह लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसलिए कि 26 जनवरी का जो दिन था वह भारत के इतिहास में स्वर्णिम बना रहे। सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस आपको 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसीलिए 26 जनवरी के 30 को, यानी 26 जनवरी का जो तारीख था, यह भारतीय गणराज्य में गणतंत्र के रूप में घोषित किया जाए। इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने की तिथि निर्धारित की गई, चुनी गई। भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, इसको देखना है। देखिए, लंबे समय तक ब्रिटिश शासन भारत में रहा है। हमारे संविधान बनाने वाले जो संविधान निर्माता लोग थे, उन लोगों का यह विश्वास था, या जो ब्रिटिश शासक थे वे इनको विश्वास दिलाए थे कि स्वतंत्र भारत को लोकतंत्र बनाना है, तो इससे प्रत्येक व्यक्ति को निर्णय लेने चाहिए, भाग लेने चाहिए, सबकी अनुमति चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ ही होता है राजनीति और सामाजिक समानता, यानी राजनीतिक में और समाज में दोनों जगह समानता होना चाहिए, तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे कार्य कर सकते हैं। आप जानिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, देश की एकता और अखंडता, ये शब्द जो हैं 1976 में आए। जब भारतीय संविधान का 42वां संशोधन हुआ, तो 42वें संशोधन के द्वारा जो है इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया भारतीय संविधान में, प्रस्तावना में आया था। देखिए, भारत के संविधान के कुछ लक्षण हैं जिसके विषय में आपको बताया जा रहा है, उसे आप ध्यान से सुनेंगे
सबसे पहला लक्षण इसको है संघवाद। संघवाद क्या है? संघीय व्यवस्था। संघ का मतलब होता है 2, 4, 10, 20, 25, 50 को एक साथ मिलाकर तब कार्य करना। यानी सरकार के 2 स्तर हैं। भारतीय संघवाद का है कि भारतीय सरकार में 2 स्तर काम करते हैं। पहला केंद्रीय स्तर जो पूरे देश के लिए होता है, दूसरा राज्य जो प्रांतीय स्तर पर होता है। और सरकार जो होती है इन दोनों स्तरों का अलग अलग अधिकार क्षेत्र निश्चित कर देती है, किया हुआ है। प्रांतीय सरकार यानी प्रांत स्तर के लिए अलग क्षेत्र निर्धारित है, केंद्रीय सरकार के लिए अलग क्षेत्र निर्धारित है। राज्य केंद्रीय सरकार के केवल एजेंट ही नहीं होता है, उन्हें संविधान द्वारा अधिकार भी प्राप्त है और उस संविधान के अनुसार वो अपना काम भी करता है। यानी संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। संघ और राज्य के बीच में संपूर्ण देश एक संघ है जो राज्यों का संघ है। सभी राज्यों को मिलाकर यह संघ बनाया गया है। संघ के लिए अधिकार दिया गया है, जबकि राज्य के लिए अलग अधिकार दिया गया है। और ये जितने अधिकार दिए गए हैं इस सभी अधिकारों को 3 सूचियों में बांटा गया है। पहला सूची है संघ सूची, दूसरा सूची है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। पहले सूची में यानी संघ सूची में जो विषय हैं, जो संघ सूची में विषय शामिल किए गए हैं, अब संघ सूची में कौन कौन विषय शामिल किए गए हैं? जितने केंद्रीय विषय हैं जैसे रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सब केंद्रीय सूची के विषय हैं। रक्षा मंत्रालय, इस पर केवल कानून बनाने का अधिकार संघ सूची को है। कुछ विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची में सम्मिलित हैं जैसे पुलिस, कृषि, ये आपको राज्य सूची में सम्मिलित हैं। तो इस पर बहुत सारे विषय हैं। तो इस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है, इस पर केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची में शामिल हैं। तो समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। दोनों मिल करके कानून बनाते हैं और दोनों के द्वारा बनाए हुए कानून से ही चलता है। तो ये रहा संघवाद। दूसरा है संसदीय प्रणाली की सरकार। अब ये संसदीय प्रणाली की सरकार का लक्षण क्या है? इसमें मंत्रिमंडल, जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं, अपने मंत्री निर्णय, नीति और कार्य, इन तीनों के लिए विधानमंडल के प्रति कानूनी रूप से ये उत्तरदायी होता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री हैं, अन्य मंत्रीगण हैं, ये सभी लोग अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राज्यों में जो विधान परिषद होते हैं, विधानमंडल होते हैं, विधानसभा, उसके मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसी राज्यसभा में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रणाली में राष्ट्रपति जो होता है वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जो उत्तरदायी होते हैं। यहाँ राज्यपाल जो होता है वह मुख्यमंत्री के सलाह पर काम करता है। राज्यपाल, सभी राज्यों में अलग अलग राज्यपाल होते हैं। तो इस तरह से काम चलता है। तीसरा है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। संविधान के 3 भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि का उल्लेख है उसमें। ये जो अधिकार हैं, न्याय है,
इनका हनन अगर कोई करता है तो उसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जाएगा। उसको न्यायालय उसकी व्याख्या करेगी, न्यायालय उसकी रक्षा करेगी। जब संविधान का 1976 में 42वां संशोधन हुआ, इस संशोधन में संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जैसे भारत की एकता को बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा न करना आदि विषयों का उल्लेख किया गया है, इसमें जोड़ा गया है। चौथा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के पीछे कुछ उद्देश्य है। इस सिद्धांत का समाज के प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक वर्ग के सदस्य को सामाजिक, कानूनी और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। सामाजिक न्याय भी उसे मिलना चाहिए, कानूनी न्याय भी मिलना चाहिए और आर्थिक न्याय भी मिलना चाहिए। ये सिद्धांत राज्य के उन सभी सकारात्मक दायित्वों का उल्लेख भी करता है जिसके द्वारा जो है नागरिकों को जो सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ देना पड़ता है जब आवश्यकता पड़ती है, जब आवश्यकता होती है। जैसे जीवन यापन के लिए रोजगार की ज़रूरत है, वेतन की ज़रूरत है, कार्यों की मानवीय परिस्थितियाँ, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वच्छ पर्यावरण, समान न्याय, इस सब की ज़रूरत का पूरा हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधार पर करते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत दिशा और निर्देश के रूप में ही सरकार को बताता है, कहता है कि क्या करना चाहिए सरकार को, क्या नहीं करना चाहिए, और साथ साथ सभी न्यायालयों को मार्गदर्शन भी देता है। अगला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की जरूरत है। संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य अथवा दो राज्यों के बीच के अधिकार क्षेत्र को लेकर अगर किसी प्रकार का विवाद होता है या विवाद होने की हमेशा संभावना रहती ही है, तो इस प्रकार के विवाद को सुचारू रूप से सुलझाने के लिए एकदम स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से एक न्यायपालिका की आवश्यकता है। भारत का सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय संविधान के अभिरक्षक की भूमिका अदा करता है, यानी वो संविधान की रक्षा करने का काम करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। उन प्रावधानों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है। अगला है धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष भी इसको कह सकते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें रहने वाले सभी लोग अपनी इच्छा के अनुकूल जो चाहें धर्म को मान सकते हैं। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एक धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राज्य वही होता है जो सरकारी स्तर पर किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होता। सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होता। सरकार किसी धर्म विशेष की रक्षा नहीं करती, किसी धर्म विशेष की प्रोटेक्शन नहीं करती, किसी धर्म विशेष के अनुसार नहीं चलती। वह सभी धर्मों को समान रूप से आदर और सम्मान करती है, सभी धर्मों को रक्षा करती है, सभी धर्मों की देखरेख करती है। वो अपने सभी नागरिकों को उसकी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी जगह पूजा अर्चना करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान किए हुआ है कि कोई भी नागरिक कोई भी धर्म मान सकता है, कहीं भी पूजा अर्चना कर सकता है। अगला है सर्वाधिक विस्तृत संविधान। भारत का जो संविधान है आपको पहले ही बताए हैं कि विश्व का सबसे सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां शामिल की गई है। ये है भारत के संविधान। अब है भारतीय गणराज्य के आधारभूत सिद्धांत और आदर्श।
हम आपको बताए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये 5 शब्द भारतीय गणराज्य की प्रकृति को स्पष्ट करता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के बारे में आप जानिए। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या निकलता है? एक स्वतंत्र राष्ट्र है, किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन या उसके नियंत्रण में नहीं है, पूर्णतः मुक्त है। सरकार का जो संचालन होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह है आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। दूसरा है समाजवादी राज्य। समाजवादी गणराज्य का क्या उद्देश्य है? लोगों की आय संबंधी असमानता को समाप्त कर देना। लोगों में जो आय से संबंधित बहुत सारी असमानता है, बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत पैसे वाले लोग हैं, कोई कम पैसे वाले लोग हैं, इसको समाप्त करना। यह अपने समस्त नागरिकों के लिए आजीविका के साधन, पर्याप्त मात्रा में संपत्ति का उचित वितरण सुनिश्चित करने का दावा करता है। साथ ही एक समाजवादी राज्य के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से कार्य करने की समान वेतन के लिए सुनिश्चित किया गया है कि पुरुष और महिला दोनों समान कार्य करेंगे, समान वेतन भी पाएंगे। ऐसा नहीं कि पुरुष अधिक कार्य करते हैं तो उनको अधिक वेतन दिया जाएगा, महिला कम कार्य करेगी तो उसको कम पैसे दिए जाएंगे। नहीं, दोनों को समान वेतन दिए जाएंगे, दोनों को समान वेतन मिलना भी चाहिए। जो श्रमिक वर्ग है, श्रमिक वर्ग को पूंजीपतियों के द्वारा शोषण से बचाया जाता है। श्रमिक वर्ग को अधिकतर पूंजीपति लोग शोषण करते हैं, इससे बचाने का काम भी किया जाता है। इसका लक्ष्य जो है सामाजिक और आर्थिक समानता ला करके अमीरों और गरीबों के बीच का जो अंतर होता है उसको यह समाप्त करने का काम करता है। यह काम है भारतीय संविधान के उद्देश्य, यानी भारत का जो संविधान है उसका मुख्य रूप से उद्देश्य यही है। और भी बहुत सारे उद्देश्य हैं जो इसके बाद वाले हम वीडियो में आपको बताएंगे, जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य है, गणराज्य है, बहुत सारे विषय हैं। अभी इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।